इसकी आवाज़ ज़रा वो कम करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? जी सर, शुक्र अल्लाह का। जी जी। अच्छा, अभी फिर एग्ज़ाम को स्टार्ट होने वाले हैं जी? जी सर, एग्जाम मेरे ख्याल 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो इस वजह से अब मेरा ख्याल फिर कम है। जी जी, स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे। आप उसामा बोल रहे हैं ना जी? सज्जाद बात कर रहा हूँ सर। सज्जाद। लेकिन आपका यहाँ नेम नहीं अपीयर हो रहा। नेम पता नहीं आस सर क्यों नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, मैंने ठीक है असल में ठीक। पहले ज्वाइन किया हुआ था। ओके ओके, सजाद और उसामा। उसामा भी दो दो हैं जी लोग। उसामा कैसे हैं भी आप? ठीक हैं। सजाद आप ठीक हो? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाइए। और सब ठीक हैं जी आप लोग? जी सर, शुक्र अल्लाह का। चलिए जी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमने क्योस थ्योरी हमने पढ़ ली थी मेरा ख्याल है। जी सर, ये लास्ट वाला हम पढ़ रहे थे। नहीं, क्योस मेरा ख्याल पढ़ लिया था हमने। जी जी, पढ़ लिया था, बस ये लाइन पे आखिरी पे थे तो चलें जब वाला। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट एरिया इज रिसोर्स स्ट्रेटजी। अच्छा, इसको हम आर बी वी भी कहते हैं, रिसोर्स बेस्ड व्यू, बिकॉज वी हैव टू see our companies for the strategies point of view. Resource based mean in a very simple sense okay, what our company possessed certain resources. Just going to see your balance sheet. So the number of different resources in terms of current, in terms of fixed, in terms of intangible assets of the companies. एंड फिर हम उसमें से देखते हैं कि जी हम इन रिसोर्सेज की क्वालिटी क्या हैं और हमारी कॉम्पिटेंसेस कैसी हैं, यूनिक रिसोर्सेज। और नेचुरली आई थिंक you can get a sustainable competitive advantage on the basis of resource based. Keep in mind this resource based strategy is absolutely checking the internal side of the company. As we know that we see that the external environment and internal. So because such all elements in terms of resources which are prevalent in any company, तो ये आपका इंटरनल है। चूंकि इसकी बेसिस के ऊपर जब हम इवेल्यूशन करेंगे तो हम फिर देखते हैं कि हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। तो दिस इज़ माय डियर द बेसिक। अभी हम इसको देखते हैं। रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटजी, पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, that is the rational model seek to develop and maintain competitive advantage by responding to the threats and opportunities in the competitive environment. The resource based view is that sustainable competitive advantage can only come from the possession of unique resources or competences within an organization. वो कहता है कि जो रिसोर्स बेस्ड व्यू हमें ये बताता है कि कंपनी का सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज हमें सिर्फ उस वक्त मिलेगा कि वंस कंपनी इज पोजेसिंग of unique resources or competences within the organization, because the business environment is too complex and dynamic for effective analysis and response, or competitor will rapidly imitate any position based strategy. Now you know that the resources or competences, there is the resources or competence, उसको हम देख सकते हैं
कि एक प्रोटेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिज़ाइन प्रोसेसेस कॉपीराइट्स हमारे कैसे हैं। नेचुरली अगर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड वन, design is protected, processes or copyrights you have, so this is you have advantage because such sort of cannot be done or imitated by anyone like. Second, आपके जो resources हैं वो हैं scarce raw material, unique production और distribution facilities, ठीक है। ठीक है। तो इन फैक्ट लाइक आपके रिसोर्सेज जितने यूनिक होंगे, आपकी जो कॉम्पिटेंसेस जितनी होंगी, तो माय डियर आप उतना ही उस बेसिस के ऊपर क्या करोगे कि सच एज एक्सपीरियंस, टैलेंट, मैनेजमेंट टेक्निक, ये वो है कि लाइक यू विल बी एबल टू डू। अच्छा, इसमें एक थोड़ी सी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जॉनसन एंड स्कॉल्स एंड वाटिंगटन से ने कहा कि थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड इन ऑल एक्टिविटीज और कोर कॉम्पिटेंसेस आउट परफॉर्म कंपेटिटर एंड आर डिफिकल्ट टू इमिटेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो चीज़ों को जानना है कि व्हाट इज़ आर थ्रेशोल्ड लेवल एंड व्हाट इज़ कोर कॉम्पिटेंस लेवल। या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आर थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज और आर यूनिक रिसोर्सेज सेम थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस एंड द कोर कॉम्पिटेंस लाइक। अच्छा सजाद, ये बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है थ्रेशोल्ड लेवल में और कोर कॉम्पिटेंस या यूनिक रिसोर्सेज में? सर थ्रेश होल्ड तो वो रिसोर्सेज हैं कि हमें मार्केट में एंटर होने के लिए, सस्टेन करने के लिए मार्केट में जो श्योर, जरूरी हो, यानी कि बाकी कंपटीटर के पास भी वो रिसोर्सेज होंगे, और कोर कॉम्पिटेंसी और एग्जैक्टली, यूनिक है जो हमारे कंपटीटर के पास ना हो। एग्जैक्टली, बस दिस इज द पॉइंट जो आपको एसएम के अंदर ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यू हैव टू लर्न। So threshold resources or threshold competence are those which are also that level generally attained by your competitor, जो वो भी यूज कर रहे हैं और अगर आपके पास भी हैं तो फिर मार्केट में आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पास अगर यूनिक नहीं है तो आप कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं ले सकते। तो जॉनसन एंड स्कॉल्स ने कहा जी कि आपको जो आउट परफॉर्म करना है कंपेटिटर के मुकाबले में और डिफिकल्ट टू इमिटेट, तो आपको फिर कोर कॉम्पिटेंस चाहिए। तो इट मीन यूनिक रिसोर्सेज और कोर कॉम्पिटेंस इज द ओनली सॉल्यूशन which give you the competitive advantage, otherwise थ्रेशोल्ड की बेसिस के ऊपर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, हेमल एंड परहाल्ड से कोर कॉम्पिटेंस हैव थ्री क्वालिटीज। उन्होंने कहा जी कि जो आपकी कोर कॉम्पिटेंस है वो डिसप्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और कंपेटिटिवली यूनिक होती हैं और एक्सटेंडेबल होती हैं टू न्यू प्रोडक्ट्स लाइक। मसलन दिस इज व्हाट के डिसप्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन टू वैल्यू कस्टमर सीव्स, ठीक है, उसका जो प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन डिसप्रपोर्शन होता है। कंपेटिटिवली यूनिक होती हैं और एक्सटेंडेबल टू न्यू प्रोडक्ट, मतलब उनको आप न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। असल में ये एक्चुअली यूनिक होती हैं, सुपीरियर टू कंपेटिटर्स होती हैं और कैन बी ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड माय डियर। दिस इज नाउ सिंपली हम रिसोर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी ये बात कह सकते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना है और वी हैव टू फाइंड कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं और अल्टीमेटली फिर हम देखते हैं कि उनमें वो रिसोर्सेज और कॉम्पिटेंस और फिर वेदर दे आर थ्रेशोल्ड और वेदर दे आर कोर कॉम्पिटेंट। और जो कोर कॉम्पिटेंस की जो क्वालिटीज़ हैं वो यूनिक होंगी, सुपीरियर टू कंपेटिटर्स होंगी और ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड होती हैं। So this is the basic theme of the RBV. Now, please, I invite you people if you have some sort of question, please. जी सर, ये डिस्प्रपोर्शनेट टू कंट्रीब्यूशन ये मुझे नहीं पता, समझाइए इसकी। देखो इस तरह है कि आप ये नहीं कहते कि उसका एक प्रपोर्शन आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो तब ऐसा होता है। डिसप्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन का मतलब है
कि वो मतलब किसी जगह माइट भी कम यूज होती है, किसी जगह ज्यादा यूज होती है, कोई उसके कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लेंड जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनेट टू, यदि आपने इतना मटेरियल लगाया है तो इतना, अगर ये करोगे तो इतना मटेरियल उसमें डालना पड़ेगा। मतलब वो जस्ट एक क्लिक से जब आप एक पिन लगाते हो, और वो पिन एक ऐसी है कि जो पूरी प्रोडक्ट में बाकी कंपेटिटर के मुकाबले में वो पिन कोई और नहीं लगा सकता। तो ये आपका एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है। दैट इज व्हाट, बिकॉज जो कस्टमर वैल्यू रिसीव करता है असल वो है आपकी। ये नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन प्रपोर्शनेट हो, तो वो डिसप्रपोर्शनेट भी होता है, मीन कि व्हाट कस्टमर बेसिकली इज एक्चुअली रिसीविंग। ओके सर। जी। ओके सर, कोई ये है जी बात ठीक। क्वेश्चन? अच्छा, ओके, थैंक यू। अब हम वी आर मूविंग to this the management accountants and business strategy की हम तरफ हमने जाना है। और focus of management accountant role is increasingly on business support and decision support and not just in financial control. Management accountants are an integral part of multi-skilled management team addressing, आज की दुनिया में जो स्किल्ड मैनेजमेंट है, इसका मतलब है कि you one should have the different skills at a time. For example, you should having a interpersonal skill, technical skill, creative skill, cybernetics, so computing skills, like a computer based. तो दीज स्किल्स, अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग कहते हैं जी हम अकाउंटिंग आती है, तो ठीक है वो टेक्निकल है, बट इंटरपर्सनल स्किल इज इम्पोर्टेंट। अब उसको डिसीजन मेकिंग में कैसे इस्तेमाल करना है, तो वन शुड बी अ क्रिएटिव वन। तो दैट्स व्हाई आई थिंक मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड आल्सो बी हैविंग अ क्रिएटिव स्किल्स। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि आज जो अकाउंटेंट की जॉब है वो इंटेग्रल पार्ट है, लाजमी हिस्सा है किसका? मल्टी स्किल्ड मैनेजमेंट टीम। ठीक है, तो आपकी वो जो टीम है उसके अंदर डिफरेंट लोग हैं और उनके साथ आपको काम करना होता है। तो उसमें माय डियर क्या है, क्या एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स रोल क्या हो सकते हैं? फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड सेटिंग कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, formulation of strategic plan based on corporate objectives, formulation of short-term operational plan, acquisition and use of finance, design of system, recording of information, and management of information system, generation, interpretation, and communication of financial and non-financial information for management and other stakeholders, monitoring performance against plan and benchmarks, and initiating responsive actions of performance improvement or establishing performance measure for monitoring and control. जी, जी सर, ठीक है क्लियर? सर, वो क्लियर है सर। थैंक यू। अच्छा जी, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या है? अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन विच emphasis is placed on information which relates to factors external to the firm as well as non-financial information and internally generated informations. My dear, चूंकि हमने कह दिया है कि उसका ताल्लुक इंफॉर्मेशन जनरेट करने से है, तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर एसएमए आर, सो दैट इज, मैं एक्सक्यूज मी एक कॉल सुन लो जी प्लीज। जी सर, ओके सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सजाद साहब, वो ना अभी आके उसने फिलहाल टेम्परेरी तौर पे एक चैनल चला दिया है, लेकिन मुझे लगता है अभी वो उसका उसी का मसला है कि खंबे के ऊपर ना जी, वो कल कहता जी सुबह में होगा, सीडी वाला इशू। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर, ठीक है। सो नाइस सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 जी, थैंक यू, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। जी जी प्लीज, अच्छा जी, अब देखिए, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट फॉर एसएम में क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अकाउंटिंग, कंपेटिटर कॉस्ट हमें चाहिए, कौन जनरेट करेंगे? मतलब आपको एक्सटर्नली पता होना चाहिए। प्रोडक्ट कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट प्राइसिंग, द वैल्यू ऑफ मार्केट शेयर, इफेक्ट्स ऑफ एक्विजिशन मर्जर्स, कैपेसिटी एक्सपेंशंस, एंट्री और एग्जिट डिसीजंस, और शेयर होल्डर वेल्थ। तो माय डियर, इसमें हमें अब की इश्यूज क्या हैं कि आपकी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, फ्यूचर ओरिएंटेशन, गोल, कॉन्ग्रुएंस वो होनी चाहिए। तो लिहाजा बेसिक थीम ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज to generate information. This is the real job of the management accountant, and such information are required for following. And इसके जो issues हैं वो ये हैं: future and goal congruence. तो I think you understand. अगर कोई question है तो please पूछिए। क्वेश्चन वैसे तो नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस मीन एस्टेब्लिश करना। नहीं, कॉन्ग्रुएंस गोल का मतलब होता है, गोल कॉन्ग्रुएंस मीन कि जो काम आप करेंगे वो मतलब आपने जो स्ट्रेटजी बननी है ना, वो आपके गोल के मुताबिक होनी चाहिए, जो प्लान बनाएंगे आप, ओके सर, इन अकॉर्डेंस, दूसरे लफ्जों में। ठीक। ठीक है जी, मतलब अगर गोल कुछ और है, स्ट्रेटजी कुछ और है, आप तैयारी पेपर और है, लेकिन मटेरियल कुछ और पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब उनमें मुताबिकत नहीं है। दैट्स व्हाई यू मे नॉट बी एबल टू गेट द सक्सेस। ठीक है जी, ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, नाउ माय डियर, हम थोड़ा सा इसी को अभी, द सक्सेसफुल एसएमए सिस्टम जस्ट ब्रिज अ गैप। देखिए, ये हमारी फिनेंशियल रिपोर्टिंग है जो हमें करनी होती है, और एज पर रिक्वायरमेंट प्रॉपर डिस्क्लोजर, ये फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, ये गैप है। ठीक है, तो इसके दरमियान फिर हम ब्रिज कौन करेगा? ये हमारा एसएम है कि जो अकाउंटेंट है उसने देखना है कि हम वाया सक्सेस फैक्टर्स इसको किस किस तरीके से फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करें, या उसको उसके अंदर रहते हुए जो डिसीजंस करने हैं। तो नेचुरली आपकी फिर एनालिसिस, जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस है, वो फ्यूचर अनसर्टेनिटी को आपने सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना है थ्रू प्रोबेबिलिटी एंड थ्रू फोरकास्टिंग। तो सक्सेस फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि एड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, close the communication gap between accountant and managers, identify the type of decisions and offer performance measure, distinguish between economic and managerial performance, provide relevant information, distinguish committed, discretionary, and engineered cost, use standard cost strategically, and allow for changes over time. तो माय डियर, ये सक्सेस फैक्टर हैं, और जब आप इन चीज़ों को करेंगे तो इससे हमारे फ्यूचर अनसर्टेनिटी और फिनेंशियल रिपोर्टिंग के दरमियान जो गैप होता है उसको हम ब्रिज कर सकते हैं। जी प्लीज। ठीक है सर, क्लियर। ये हमारे पास एक और दोस्त भी हैं, तीन यहाँ अटेंडीज हैं, उनका नेम यहाँ नहीं अपीयर हो रहा। एनी वन अदर देन सजाद एंड उसामा के अलावा भी हैं जी कोई? आईसीएमए से सर ना हो जो वो है।
अच्छा, फिर 2 हो गए, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा जी, नाउ दिस इज 3 मेन पर्पस फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। और वो क्या है जी? हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मैनेजमेंट कंट्रोल और ऑपरेशनल कंट्रोल के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट environment, पेस्टल, market size, market growth, internal data, that is profitability, cost of funds and investment requirement. ये सजाद, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या हैं? सर जो हमने इन्वेस्टर्स को पे करनी है कॉस्ट, रिटर्न पे करना इंटरेस्ट उनको। इसका दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? गियरिंग रेशियो, गियरिंग थी। नहीं नहीं, गियरिंग नहीं, गियरिंग नहीं, और बताइए। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है सिर्फ। जी सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो जो गियरिंग आप बता रहे हैं ना, वो गियरिंग का मतलब तो होता है डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप। जी, वो ऑल कॉस्ट यानी कि आ जाती है उसमें ये। यस। बस असल में गियरिंग में हम देखना चाहते हैं कि आपका जो टोटल फंड है ना जी, उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन डेट का है। जी ठीक है, वो गियरिंग है। ठीक है, लेकिन ये है आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स। तो ये आजकल ये फंड का लफ्ज नहीं यूज किया जाता, कॉस्ट ऑफ आई मीन कैपिटल। कैपिटल। और इसकी जो जब हम निकालते हैं तो फिर वैक होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एनी हाउ, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये जो हमें इंफॉर्मेशन है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हमें इन डाटा चाहिए। दूसरा मैनेजमेंट कंट्रोल है, और उसमें क्या है जी कि ऑल द प्रोसेसेस यूज्ड बाय मैनेजर्स टू एंश्योर that organizational goals are achieved and procedures adhered to, and that the organization responds appropriately to changes in the environment. So we need information, my dear. और operational controls क्या है कि information needed to conduct day-to-day implementation of plan, largely details of individuals transactions. So we all need, my dear, information. So the information required embraces the entire organization and provides a comparison between actual results and the plan. So I think this is the real job of the strategic management accounting system. In other sense, management accounting system. So that is the basic part. So main theme is management accounting system is concerned with providing information, and that information for the entire organization at the different level, and that is a strategic planning for a management control and operational control. Got it? यस सर। Now, my dear, this is a role and responsibility of the directors. As we know that in companies, so directors formally are there. So it's not a case in sole tradership, partnership, but there is like directors are appointed. So गुड तो आज की दुनिया में वो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इश्यूज होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गुड क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट एंड रिडक्शन, internal control, accountability to shareholders and other stakeholders, and dialogue with them, conducting a business in an ethical, effective way, good supervision to enhance performance, applying the spirit of the law. ये हमारी, अगर हम अपनी कंपनी में ये चीज़ें कर रहे हैं तो इससे गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैदा होती है। और सिंपली कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन के running the affair of the company as per according to the rules, regulation, laws, policies, procedures of the company. The main job of the board of director is this. That's why I think there is agency theories पढ़ाई जाती हैं, stewardship theories होती हैं, चूँकि जो board of director है they are serving as an agent to the shareholders, and shareholders are the principal while the board of directors are the agent. अब रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं? हो सकते हैं लीडरशिप करना, पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, परफॉर्मेंस असेस्ड, monitoring risk and control system, monitoring human capital, acquisition, disposals,
capital projects, treasury managements, effective communications of strategic plans. So, my dear, but need to consider what aspect of strategy development are directors' responsibility compared to managers' responsibility. तो आई एम श्योर लाइक डायरेक्टर्स ऊपर हैं, उनके नीचे फिर वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं लाइक सीईओ, वो मैनेजमेंट हैं, और जो निचला स्टाफ, अब उन्होंने उनसे काम कैसे लेना है, दिस इज द जॉब ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेसिकली आर रिप्रेजेंटिंग टू द शेयर होल्डर्स. And that's why proper safe use of assets of the companies और उनकी protection, safeguarding असल काम है. That's why internal control system must be, internal check system must be used by the board of directors. जी. ठीक है सर. Now ये अभी उसी की एक्सटेंशन है. उसमें there is some fiduciary responsibility or due diligence must be used by the board of directors. ठीक है जी. और इसमें जो हमारे पास ये है fiduciary responsibility. अच्छा, ये सजाद, ये कभी ये सुना हुआ है, ये क्या चीज होती है fiduciary responsibility? सर ये ऑडिट में पढ़ा था कि एजेंट, सर ये सेम ही है, एजेंट या स्टीवर्डशिप उसी in the टाइप में. interest of company, sir. सॉरी, In the interest of company, sir. नहीं 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 नहीं, मतलब मीनिंग बताइए ना. ये तो जनरल बात है ना, जाहिर बात है कि जब आप आओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस करोगे तो इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी होना है. फ्यूडिशरी का मतलब आप लॉ की लैंग्वेज में शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, क्या उनकी मतलब वेल्थ आप इस में, शेयर होल्डर्स की Sir, वेल्थ as a में. trustee, sir. As a trustee, sir, आप उनके बिहाफ पे काम करते हैं शेयर होल्डर्स की. इसको ले अभी आप सकते हैं आप एज इस ए वर्ड. ट्रस्टी, अब जब आप एज ए ट्रस्टी भी कहोगे तो ठीक है, लेकिन वो तो देखिए, बेस्ट यानी कि शेयर होल्डर को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. यहाँ इसमें आप पता क्या, जब फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कहते हैं ना, तो इससे मतलब एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, ओके. ओके सर. ये जी था सर. हाईलाइट जो मैं करना चाह रहा हूँ कि ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, चूंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ही कौन, एजेंट टू द शेयर होल्डर्स हैं और वो ओनर्स हैं. अब इसकी फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या है, एथिकल. और एथिकली उनको क्या करना होगा कि मस्ट प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनीज और मस्ट केयर फॉर द शेयर होल्डर्स और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसको करनी है. और नॉट ओनली दिस वन, बल्कि जो बाकी रेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी काम कर, क्योंकि आपकी अप्रोच शॉर्ट टर्म नहीं होगी, लॉन्ग टर्म होगी. Directors must try to act in a way which is most likely to promote the success of the company for the benefit of the shareholder. Mean ethical responsibility. Got it? और दूसरा क्या है, ड्यू डिलिजेंस. ये क्या चीज है ड्यू डिलिजेंस जी? So careful observation, ड्यू डिलिजेंस, केयरफुली consideration, sir. जी, So careful consideration. यस यस, जैसे हम कहते हैं ना ड्यू केयर. ठीक है. ठीक है. और ड्यू केयर क्या है कि आप जब भी कोई काम करो, फर्ज करें, तो वो आप यू मस्ट हैव टू ड्यूली केयर बिफोर फाइनलाइजिंग एनी एक्टिविटी. ठीक है. और यू नो ये टर्म ऑडिट में भी बड़ी यूज होती है ड्यू केयर की. जी सर.
अच्छा, क्यों, कैसे प्रिंसिपल, जी? 5 प्रिंसिपल जो होते हैं सर उसमें आती है ड्यू केयर। कौन से हैं 5 वो? ethics. हमें 5 भी है बताइए थोड़े से जी। सर, ऑब्जेक्टिविटी, हम्म। So integrity, इंटेग्रिटी, con कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू डिलिजेंस। confidential. अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी बाय द वे किस तरह आप प्रमोट कर सकते हैं? यू आर ऑडिटर एंड यू हैव टू प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी, हाउ? सर अनबियास्ड होके ऑडिट करें। वो किस तरह हो सकते हैं? इसको बाइस्ड कहेंगे, अनबाइस्ड। जी सर, अनबियास्ड, अनबाइस्ड। नो नो, अनबाइस्ड, 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 प्लीज। जी सर, ब्यास, अनबाइस्ड। ये आपको वहाँ कैंपस में यानी कि ब्यास तो ऑडिटर नहीं विल कहते नॉट रहे? अलाउ एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एनी पार्टी, थर्ड पार्टी और कंपनी डायरेक्टर, किसी का इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए ऑडिटर को। नहीं, आप एक एग्जैक्ट बात करो ना, ऐसे बात करो ऑब्जेक्टिविटी। सर वो क्योंकि डेफिनेशन तो इस तरह नहीं याद है। नहीं, मुझे तो खुद नहीं आती डेफिनेशन माय डियर, Sir मुझे तो खुद नहीं unbiasedness ही आती। sir कहेंगे sir इसको. नहीं, लेकिन मतलब मैं टीचर हूँ, आई शुड बी ऑब्जेक्टिव टीचर, आई शुड हैव टू प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी। बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ आई कैन प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी माय डियर। आई थिंक ये सर बातें कोई नई क्रिटिकली, नहीं है कि ये सिर्फ, सुनिए 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 प्लीज, कि ये ऑडिट में ही होती हैं, ये जिंदगी के हर मोड में है। You are an employee, so you have to promote objectivity. I am a teacher, I have to promote objectivity, my dear. You are a doctor. As a doctor, your approach should be objective one. This is the point. I don't think so कि ये कोई जरूरी नहीं आप कहें कि जी ऑडिट में यूज होती है, everywhere is objectivity is used, my dear. तो then question is what is it? सर ये कह सकते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करे ऑडिटर चीजों को। नहीं, ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है माय डियर। चलें, इसको देखिएगा जरा, पढ़िएगा, ठीक है, और फिर बात कीजिएगा इंशाल्लाह। देन आई विल बी गोइंग टू टेल यू, और मैं कोई उस इस पे नुस्खा बताऊंगा, फिर आप क्लियर कट बताइएगा उसको, ठीक है? ओके तो सर। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो रोटालाइजेशन वाली हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी तो हर एक की है, मेरी ऑब्जेक्टिविटी भी है इस वक्त, आई शुड बी ऑब्जेक्टिव टीचर। अच्छा जी, एनी हाउ, तो highlights the importance of director having adequate, relevant, and reliable information on which to base strategic decision, and that is acquisitions. अब चूंकि आपने एक एक्विजिशन करनी है, एक कंपनी को अक्वायर करना है, तो नेचुरली आई थिंक बड़ी अहम चीज़ है, यू हैव टू टेक अ डिसीजन, और ड्यू डिलिजेंस naturally would be used. So directors अच्छा, ये हमारे कंसिडरेशंस ड्यू डिलिजेंस हो गया। और ड्यू डिलिजेंस का मतलब यही है कि ऑल द रैशनल मेजर मस्ट बी टेकन, और ऑल स्टेप विच यू नीड टू टेक बिफोर फाइनलाइजिंग एनीथिंग, वो स्टेप आपने लेके उसको फाइनल करना है, ये ड्यू डिलिजेंस है। उसकी मैं सिंपल एग्जांपल, जो ऑडिट में आप कह रहे थे कि आप एक एंट्री को वाउचर निकालते हो और उसे गौर से उसको वाउचिंग नहीं करते, और आप जस्ट अजम्पशन पे कह देते हो कि मेरा ख्याल है कि ये ठीक ही है, तो माय डियर, ये आपकी ड्यू डिलिजेंस नहीं थी, ठीक है, ड्यू केयर नहीं थी। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उसी के अंदर कोई डेट का फ्रॉड निकल आए, कि अमाउंट का फ्रॉड निकल आए, might be voucher was not original, it was not properly authorized one. So that's why you have to check all such sort of steps for the due diligence. तो इनकी चूंकि कंसिडरेशन क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजंस होते हैं, तो जाहिर बात है बड़े अहम है। इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन कंपनी रेपुटेशन के ऊपर, इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स अदर देन शेयर होल्डर भी होते हैं। तो डायरेक्टर अकाउंटेबिलिटी टू अ रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स highlights the importance of stakeholders management, and also highlights the importance of ethics and CSR in business strategy. तो एनी हाउ, ये उसकी इम्पोर्टेंस है माय डियर। इस पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो सर। आप वाकई बहुत ज़हीन लोग हैं, आप लोगों को समझ आ जाती बड़ी जल्दी, क्यों जी उस अम्मा एंड सजाद? इसमें तो शुरू इतना कोई वो नहीं है।
कोई नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो, आई एम वेरी लकी पर्सन। कंसेप्ट वाली बातें तो नहीं है सर, ये वो तो आगे भी आएंगी, इसमें होगी। जी अच्छा अच्छा, माय डियर, अब हम ये बेसिकली चैप्टर 2 की तरफ चले गए, और ये हमारा कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो इसमें ये हमारे मिशन है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, मिशन, फर्दर ऑब्जेक्टिव्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, ठीक है। सो कॉर्पोरेट पॉलिटिकल एक्टिविटी और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये असल हमारा इस चैप्टर की जो रोड मैप है। और इन सिंपल सेंस माय डियर, यू नो, मैं हमेशा एसएम के हवाले से दो बातें कहता हूँ कि एक तो आपकी जो बेस है वो दो चीज़ों से, और उसके बगैर नहीं हो सकती एसएम। वन इज़ मिशन और विजन, और दूसरी आपकी पास होगी इन्वायरमेंटल एनालिसिस। चूँकि इन्वायरमेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि वी फाइंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फिर हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और मिशन और विजन के बगैर नेचुरली हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो माय डियर, मिशन इज द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है। Now, mission is the entity's fundamental objectives expressed in general terms, includes typically purpose, basic strategy, that is products, policies, and standards of behavior, values and culture, business principles, internal relationship behaviors. आगे है कि आप फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट में लाइक इम्प्रेस कस्टमर्स, मोटिवेट स्टाफ, गाइड मैनेजर्स एक्शन, गाइड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ठीक है जी। और बट अ मिशन स्टेटमेंट में आल्सो बी इग्नोर्ड इन प्रैक्टिस, बी ट्रीटेड cynically as mere PR, mere rationalize what is done anyway, be the same as everyone else, ठीक है जी। तो फॉलोइंग थिंग्स may have to be there. So we are supposed to make this tendency. अच्छा जी, now so far is concerned that the अब मैं जरा जो इसमें रिसोर्स प्लानिंग चूंकि इसमें करनी होती है, और अच्छा ये जरा बताइएगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है बी ट्रीटेड सिनिकली एज मियर पीआर? सर ये एज ए शो ऑफ के लिए रखी जाए, जिसमें और कोई यूज में ना हो, लेकिन बस शो ऑफ के लिए। So PR ठीक है, stands for दैट इज द public पर्सनल reputation. रिलेशनशिप, Oh, पब्लिक okay, okay. रिलेशनशिप। वो कहते हैं ना पीआरशिप, पीआर है जी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट शो ऑफ करना चाहते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। इट्स अ रियलिस्टिक व्यू दैट यू हैव टू प्रोवाइड, ओके। अच्छा जी, जी रिसोर्स सर। प्लानिंग is establishing currently obtainable resources, estimating the resources needed, सर assigning ये जो है management। बी द सेम एज एवरीवन एल्स, इसका मतलब ये है कि जिस तरह बाकी इदारों की यानी कि कम्पिटिटर की होगी, बस वैसे ही बना दी, इसका ये मीनिंग बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, बी द सेम अदर इदारे नहीं, मतलब एज एनी वन एल्स, मतलब आप जिस तरह एक एनी वन एल्स है, मतलब रियलिस्टिक होनी चाहिए। जिस तरह एनी वन एल्स, कोई एक जैसे जो चीज होती है ना, एक मतलब फर्ज करें यू आर टॉकिंग अबाउट हाउस, तो हाउस एक है, और इसी तरह आपका मिशन भी एक है, और मिशन जैसा है वो होना चाहिए, इज इट?
जैसे कोई दूसरी चीज होती है। इज इट गॉट इट? नहीं सर, ये इसका डिसएडवांटेज लिखा हुआ है ना। नहीं वो नहीं कहना चाहते हैं कि बट मिशन स्टेटमेंट में आल्सो बी इग्नोर्ड इन प्रैक्टिस। होता क्या है कि हम प्रैक्टिस में नॉर्मली जब लिख देते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिसिंग में जाते हैं उसको फॉलो नहीं करते। फॉलो ठीक नहीं है, करते। अच्छा। बी ट्रीटेड सिनिकली एज मियर पीआर। ठीक है, हम मतलब उसको समझते हैं कि यार ये चीज़ें अचीव तो नहीं होनी, लेकिन इसे शो ऑफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मियर रैशनलाइज व्हाट इज डन एनीवे। ठीक है, हम उसे रैशनलाइज करते हैं कि किसी काम को कैसे हम किस तरीके से उसको किया जा सकता है, रैशनलाइज करना। बी द सेम एज एवरीवन एल्स, हम उसे समझते हैं कि जिस तरह बाकी लोग हैं उसी तरह ये है। लेकिन इसका मतलब है कि असल में ये एक रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए जिसको आप अल्टीमेट अचीव करना चाहते हैं। ठीक सर। अच्छा जी, रिसोर्स प्लानिंग में इस्टेब्लिशिंग करंटली ऑब्टेनेबल रिसोर्सेज, estimating the resources needed, assigning management responsibilities, identifying factors affecting resource availability. Now the organization must know what it wants to achieve. तो मतलब है कि जी कंपनी अल्टीमेट क्या अचीव करना चाहती है थ्रू द मिशन, वन शुड बी नोइंग। तो आई थिंक इन ए सिंपल सेंस कि मिशन टेल यू द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस टू योर, कि व्हाई बिजनेस इज existing, what is your business, and what we want to achieve in futures. तो वो मैं इनको कह देता हूँ दोबारा लॉग इन कर लूँगा ना। हाँ ठीक है, जी जी प्लीज। तो ओके सर। कर लें। अच्छा वो अपना उसामा ऐसा है कि घर में ना एक साहब वो जरा काम करने के लिए आए थे, तो नेट कोई 5 मिनट के लिए बंद रहेगा। तो अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ, मैं अभी फिर 5 मिनट बाद दोबारा मैं ज्वाइन करूंगा। जी नो इशू सर, नो इशू। सर ग्रुप में मैसेज कर दें व्हाट्सएप में जब ज्वाइनिंग करें तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये मैं जस्ट विद इन 5 मिनट में दोबारा फिर ज्वाइनिंग कर रहा हूँ जी। ओके थैंक जी यू। इंशाअल्लाह सर। ओके। ये भी ऑफ नहीं किया हुआ। सज्जाद भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी सज्जाद भाई सुन सकते हैं मुझे आप? हेलो। जी जी सज्जाद भाई सुन सकते हैं मुझे, मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा सज्जाद भाई कोई एग्जाम्स की डेट्स का कंफर्म हुआ है? कोई डेट शीट? कौन सी इसकी दिसंबर वाली या जी आगे? जी दिसंबर की वो आ गई, आपने देखी नहीं है? डेट शीट? आप ग्रुप में शेयर भी की हुई थी किसी ने। नहीं मैं देखता हूँ, मैंने अभी यानी देखी नहीं, कि मुझे पेपर बताइए। की डेट्स जो है वो आज ही की है किसी ने। मैंने तो वैसे मैं कोई देखता देना हूँ। भी नहीं है पेपर ये। अच्छा इसमें इसी ग्रुप में सेंड किया किसी ने स्ट्रेटेजिक लेवल में, ओ जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? जी जी। मैं देखता हूँ सज्जाद एक सेकंड। भूत ने की हुई है। जी मैं देख रहा हूँ। कौन सा आपका पेपर है? मेरा AFA CR। एफएससी रहता है आपका? आपको याद है हमने इकट्ठी एफ की क्लासें ली है। मुझे याद नहीं फिलहाल अब तो।
मुझे देख लो याद है आपका। आप जो क्या नाम था हमारे सर का जिधर एफए की हमने ली थी फरवरी में इस साल सर जो सर यानी कि इशफाक अहमद। नवंबर से। हाँ इशफाक अहमद। तो जी जी। उधर बैठते थे हम, पीछे ही बैठते थे तकरीबन 3-4 बेंच पीछे। मेरे साथ होता था मुख्तार। मुख्तार को शायद आप जानते हो, मैं बाद में आया था थोड़ी दिन क्लास से, मैंने आपके साथ लिए। मुख्तार पहले से क्लास ले रहा था। अच्छा जी। आपने लेक्चर है आपके पास इसके एएफए के? नहीं नहीं, मैंने तो इस दफ़ा खुद से पढ़ा ना, क्योंकि मैंने लेक्चर री क्लासेस में दोबारा से नहीं ली। अच्छा मैं ना आपको कॉल करूंगा बाद में। अच्छा जी, ठीक है जरूर। हाँ, मुझे याद आई तो, लेकिन आपने चलो दे लें पेपर, अब तो टाइम ही नहीं रह गया। जी, वो तो मेरे ख्याल से फ्राइडे को एग्जाम है मेरा, तो मुझे तो इसका पता ही नहीं था। देख ले फ्राइडे को पहला पेपर, अभी पता नहीं किस चीज का है पहला। पहला है फाइनेंशियल एएफए का है? अकाउंटिंग। जी जी, वो मैनेजरियल लेवल एफए 2 का का है। स्ट्रेटजिक लेवल 1। हाँ। नहीं नहीं, वो एएफए का नहीं है, ये दूसरा पेपर है। फ्राइडे को ही है इवनिंग में। मैंने अभी वही अच्छा देख रहा हूँ, डेटशीट देख रहा हूँ मैं। एक मिनट मैं अभी ओपन करता हूँ। फ्राइडे को ये तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ फ्राइडे ये को तो एक नूक लॉन्च कर दिया उन्होंने अचानक से ही। ये एक ही दिन में दो पेपर कैसे हुए? आई एम सॉरी। एक ही दिन में दो पेपर ले रहे हैं ये तो, एफए का भी और एएफए का भी है। जी जी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। अच्छा, नहीं पहले तो एक ही पेपर होता था ना एक दिन में। मेरे ख्याल से दो ही होते थे, क्योंकि मैंने भी दो ही दिए हैं एक वैसे। अच्छा शायद ऊपर से स्केड्यूल भी काफी शॉर्ट है ना इनका, मेरा तकरीबन नहीं मेरे ख्याल ख्याल, दो से। पेपर नहीं होते, एक ही पेपर होता है एक दिन में तो। अच्छा, सीबी है, कर सकते हैं कुछ भी। सीबी में वैसे मुझे तो बड़ा इजी लगा, मैंने अभी जो दिए थे ना, मेरे असल जी में पिछले भी रहते थे उसके, ईएम का भी रहता था और एमआईएस का भी रहता था ना मेरा, वो छोड़ दिए थे मैंने, आगे मैंने कर लिए थे जो थे हमारे फोर्थ सेमेस्टर जो है, जी। एफए, एमए और सीएलएसपी, ये मेरे क्लियर थे। अच्छा तो जी, माशाल्लाह। सारी क्लास से मैंने रख ली, यानी कि एमआईएस की भी क्लियर हो गया, ईएम का भी हो गया, और तीनों अगले 5वें सेमेस्टर के तीनों, यानी कि 5 पेपर मेरे क्लियर हो गए। ठीक है ठीक है। मुझे तो इंशाल्लाह। खुद यकीन नहीं आ रहा था इसमें बड़ा इजी मुझे तो लगा, क्योंकि अब इसमें जब आप रिवीजन करते हैं तो उसमें दोबारा बंदा लेक्चर सुन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वरना अगर लेक्चर ना हो तो, मैं रिवीजन पहले मैंने वैसे स्टार्ट की तो वो काफी टाइम लग जाता था, फिर मैंने लेक्चर ही दोबारा सुनते हैं, स्पीड तेज करके ना, फिर लेक्चर ही मैं दोबारा सुन लेता था। अच्छा 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 अच्छा। ये भी एएफए का तो बेहतर है। बहुत अच्छा पेपर हुआ था मेरा। एएफए का तो ये होता है कि बंदा जब ऑप्शन आ रहे होते हैं तो बंदे को पता लग जाता है कि मेरा क्वेश्चन ठीक है नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ क्योंकि मेरे कुछ लंबे जो क्वेश्चन थे ना, 4-4 5-5 नंबर के थे, उनमें अगर मैं देखता था अक्सर आंसर मेरा सही नहीं आ रहा था, किसी से भी टैली नहीं कर रहा था ऑप्शन में से, तो ठीक फिर है। मुझे पता लगा कि अभी ये गलत हो रहा है। फिर मैं दोबारा तसल्ली से उसको चेक करता था, या अगर नहीं समझ आती फिर मैं उसको छोड़ को फिर दोबारा बाद में चेक करता, उसको चेक किया, फिर पता लग जाता अच्छा ये मिस्टेक हो गई है, फिर करता ठीक हो जाता, यानी कि इस तरह करके बंदा पूरे पूरे मार्क्स आ जाते हैं जो आपको 4-4 5 नंबर के एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको मेजोरिटी एमसीक्यूज किस टॉपिक में से आए थे? टॉपिक यही थे, अब जिस तरह ये होता है अपना कैश फ्लो, उसमें भी इस तरह अच्छा। दिया हुआ था डेप्रिसिएशन, यानी कि थोड़ी सी एंट्री थी उसकी, लिखा हुआ था कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल, या डेप्रिसिएशन थी या परचेज अमाउंट थी, इस तरह कुछ एंट्रियां दी होती जी। हैं उसमें से, कैश फ्लो का पोर्शन दिया होता है। फिर एक था इन्वेस्टिंग निकालना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना, इसी क्वेश्चन पूरा ही बना देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जी ठीक है। इसके फिर वो अलावा आपको। एक थी रिटेन अर्निंग की थी, रिटेन अर्निंग निकालने, क्या कहते हैं इसको, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग जो होती है। जी जी बिल्कुल। और वैसे भी ये सबको सेम नहीं आता क्वेश्चन, पेपर जो दे रहे हैं ना जी जी, सारे मतलब एक। इकट्ठे बैठे होते हैं, सबका तकरीबन हाँ जी। हो सकता है उन्होंने अब कितने तरीके से बनाया हो, लेकिन ज्यादातर चेंज होता है क्वेश्चन, बाकी किसी का कोई और होता है, किसी का कोई और होता है। जी, ये तो बिल्कुल ठीक है आपने, मगर एक ना, लाइक जिस तरह एमए के अंदर ना एक इसका बड़ा फेवरेट टॉपिक है वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग।
तकरीबन एमए का तो 50% से मैंने नहीं ज्यादा, दिया इसमें। अच्छा, आपने अभी किया होगा। क्योंकि मैंने 2 दफा दिया एमए का एग्जाम, दोनों दफा ही 50% से ज्यादा उसने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से पूछा हुआ था, वेरिएंस में से पूछा हुआ अच्छा, था। मैं आपने इसलिए जानना चाह रहा था ये थ्योरी की है इसकी, थ्योरी? किस थ्योरी। हाँ जी, मैंने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की ना, सीएसआर वगैरह। सब की देखनी थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमने पता तो हमें होता है लेकिन वो थ्योरी नहीं पढ़ी होती। अब ये आप ये देखिए 23 नंबर तो जो एंड वाले क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन, वो जी जी 23 मार्क्स के थे हमारे तो, वो थ्योरी के हो गए। और फिर तकरीबन 10-15 नंबर के जो एमसीक्यूज होंगे 2-2 नंबर के, वो भी थ्योरी के। जी जी। तो इस ठीक है, तरीके से इसमें थ्योरी भी ज्यादा आ रही है। मेरा जो थ्योरी, पेपर आया उसमें थ्योरी ज्यादा थी। ये तो अच्छी बात है अगर थ्योरी ज्यादा हाँ आ रही है जो तो। हाँ वो जो बेनिफिट वाला था, यानी कि जितने भी चैप्टर थे ना उनके आप शुरू वाली पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वैसे तो हमें पता होता, लेकिन थ्योरी हमने नहीं पढ़ी होती, उसमें से ज्यादा आ रहा होता है पेपर। चलिए, हेलो। होप सो कि सर सब बेहतर ही हो। जी सर जी। जी सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम सर। तो हम जी रिज्यूम कर रहे हैं अपनी लेक्चर को। तो हाँ जी, अजीम आपने भी ज्वाइन कर लिया है, वेलकम। फाहद, वेलकम। अच्छा जी, इनफैक्ट दिस इज आर the goal and objectives. Now, as you know, that we derive our goal and objective from our mission. Now, the mission statement are open-ended. So, in order to implement its strategy and manage performance, an organization needs to develop some more specific objectives and targets. Goal and objectives flow from mission, or they should be specific, जिसको हम स्मार्ट कहते हैं, measurable, achievable, relevant, or time bound, and they should be consistent across the organization so that all pull together. ये जरा थोड़ा सा बताइए इस की से क्या मतलब है? ये टोटल सर स्मार्ट का? नहीं नहीं, स्मार्ट नहीं, नो 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 नो, इसका बताइए। ये दे शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑल पुल टुगेदर। सर गोल्स जो हमने डिसाइड किए हैं, तो सारे जो क्या कहते हैं उसको, एसबीयू जितने भी हैं, उनको सबको उसको अकॉर्डिंग पॉलिसी अपनी बनानी पड़ेगी। एग्जैक्टली, कि जो आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज और जो बिजनेस लेवल जो हैं, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कॉर्पोरेट, और इसी तरह जो फंक्शनल जो होंगे आपकी स्ट्रेटजीज या डिपार्टमेंट, उनके गोल, और फिर इस तरह ग्रुप और फिर इंडिविजुअल गोल, ये आपस में कंसिस्टेंट होंगे। जी जी, अजीम बात कीजिएगा। अजीम, excuse me, Azim, you can talk, please. अजीम, आप बात कर सकते हैं प्लीज। जी जी। माइक का सर इशू हो गया इनका। सर ये माइक का इशू इनसे एक दफा कंफर्म कर लें, ये किस तरह करते हैं? मेरा तो कभी इशू नहीं आया, बाकियों का क्यों आता है? ये एहसन साहब मेरा ख्याल बता सकते हैं। एहसन साहब ऑफिस से आप बता सकते हैं कि माइक का जो क्लोजर है, ओपनिंग है, उसका क्या सिस्टम है प्लीज? चलें जी, कोई पता नहीं चल रहा, मुझे सर हम यही लगता कंटिन्यू है, करते मैंने हैं। आपको कल भी बताया था कि जब फर्स्ट टाइम हम ज्वाइन करते हैं ना, उस टाइम ऑप्शन आता है स्क्रीन पे। हेलो सर। सर आगे जी 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 जी। सर वो एक्चुअली मुझे ना म्यूट किया हुआ था, माइक का इशू नहीं था, म्यूट था, क्योंकि मैं नहीं, क्लास म्यूट मोबाइल के से लेता हूँ ना हमेशा। म्यूट म्यूट वो किन्होंने अब किया था? अनम्यूट
हाँ जी सर, वो ऑटो म्यूट होता है, जब तक आप अनम्यूट ना करें तो वो कोई बंदा बोल नहीं सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जी जी अजीम, बताना क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इसके अंदर कह रहा था, ये जो आपने लिखा ना, देयर शुड बी कंसिस्टेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट पुल टुगेदर, ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था, ये रैशनल हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, और रैशनल प्रोसीजर में हमेशा जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो ये भी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि इमरजेंट स्ट्रेटजीज के अंदर हम चेंज करते हैं जल्दी से डायनामिक एनवायरनमेंट में। तो ये कंसिस्टेंट जो नहीं नहीं आपने लिखा बेटा, हुआ ना ये क्रॉस अजीम, ऑर्गेनाइजेशन, ये वो बात नहीं है, ये वो नहीं बात नहीं नहीं है अजीम, सर, अभी देखिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो हम फिर रैशनल प्रोसेस है ना, ये सर हम टॉप टू लेके बॉटम तक हम ओवरऑल ग्रुप पे, फिर बिजनेस पे, फिर उसके ऊपर लगाते हैं। तो ये बेसिकली जो कंसिस्टेंट का वर्ड है ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली जब रैशनल प्रोसेस की हम बात करेंगे ना, तो उसमें कंसिस्टेंट आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा टॉप टू बॉटम। हाँ जी, आपकी बात ये बात मुकम्मल मैं हो कहना गई, चाह रहा था। बात मुकम्मल हो गई। जी सर। देखिए, जब हम अप्रोचेस टू स्ट्रेटजीज की बात करते हैं ना, जो हमने रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंटलिज्म, फ्री व्हीलिंग, एमरजेंट स्ट्रेटजीज, वो अप्रोचेस हैं। कंसिस्टेंसी सिंपल, यहाँ हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे गोल्स अक्रॉस द टॉप टू बॉटम लेवल है, उनमें आपस में रिदम होना चाहिए, बस। गॉट इट? सर इसका मतलब इंटीग्रेशन लाइक। हाँ, मीन दैट जो बिजनेस लेवल जो गोल्स हैं, वो इट शुड नॉट बी इन कन्फ्रंट्रेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल गोल्स, और functional goal should not be in confrontation to the business level goal. Simple. राइट सर। So the एक क्वेश्चन hierarchy, था आप मेरा। जरा hierarchy देखिए, आप देखें क्या है कि ये आपके corporate objectives for the firm as a whole, ये unit objectives for individual department, ये primary objective। अब इनमें क्या होना चाहिए? Consistency होनी चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए? सो देयर शुड बी कंसिस्टेंसी और प्रूडेंस होना चाहिए। तो ये है असल में हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही है कि कंपनी में एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, एट ए सेम टाइम कंपनी में भी ऑप्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स और यूनिट ऑब्जेक्टिव्स या एसबीयूज ऑब्जेक्टिव में आपस में इंटीग्रेशन, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। गॉट इट? राइट। सर एक क्वेश्चन था इन मेरा। फैक्ट, जी जी, सर जिस तरह हम मार्केटिंग में करते हैं कॉस्ट लीडरशिप, ये स्ट्रेटजी होती है हमारी, इसका नेम है कि कॉस्ट लीडरशिप है या दूसरी है हमारी, इस तरह स्ट्रेटजी जो हम ये बना रहे हैं, इनमें इनका किसी का नेम होता है, एग्जाम्पल या कोई नेम? जिस तरह मार्केटिंग में नेम दे देते हैं, फोकस कर देते हैं या कॉस्ट लीडरशिप, इस तरह ये जो स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं, इसमें इनका भी नेम है किसी के? नहीं, देखो देखो, बात ये है कि लेट्स से आपने उसी मार्केट के अंदर रह के सेल को इंक्रीज करनी है, तो इसको हम इंटेंसिव स्ट्रेटजी के अंदर हम मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। ठीक है। अब आप कहते हो जी कि हमने मार्केट सेल बढ़ानी है और थ्रू मार्केट पेनिट्रेशन, तो मार्केट पेनिट्रेशन। फिर इस तरह आप कहते हो जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जरिए से आपने न्यू मार्केट को डेवलप करके आपने करना है। तो इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रैटेजी है, इंटीग्रेशन एक स्ट्रैटेजी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशंस। ठीक है। ठीक हो देखो, गया। अल्टीमेट आपने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, लेकिन फिर आगे ये बात है, देखो आप इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे फिर है कि आप इंटीग्रेशन फॉर कॉस्ट लीडरशिप बनने के लिए कर रहे हो या डिफरेंशिएशन के लिए कर रहे हो या फोकस हो रहे हो। ठीक हो गया सर। क्लियर? तो जब आप कहते हैं ना कि हम डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, इसका मतलब आप अटैकिंग नहीं कर रहे, आप या तो अपना उस पे जाओ, जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में रहते हुए आपने मुकाबला करना है। ग्रोथ में आप अटैक करोगे, रिट्रेंचमेंट में पीछे हटोगे, और वो फोकस्ड फिर बाज़ आप होते हो। लेकिन अगेन आपने एडवांटेज कैसे लेना है,
वो या कॉस्ट लीडरशिप कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक होगा सर। गॉट इट? ओके सर। Now, it is not always easy to identify the primary objective. Now, commercial and financial goals, profitability, ROCE, so ROI, EPS वगैरह, dividend, market value of shares. Most companies pursue several objectives simultaneously. इसको कहते हैं multiplicity of objectives, my dear, please. Most companies pursue several objectives simultaneously. That is a multiplicity of objectives. They might seek innovation, increase market share, productivity, survival, quality and customer satisfaction. तो आप इनोवेशन भी हासिल करना चाहते हैं, मार्केट शेयर को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, सर्वाइवल, quality and customer satisfaction. So they also need to consider social responsibility objectives. Now, short termism क्या है? Is a tendency to place pressure and emphasis on the achievement of results in the near future rather than in the medium or long term. So once that a company is creating more focus on short term and preferring short term as compared to the long term, this is short termism. Short term, termism mean you prefer to remain and to get and preference to setting a goal which are short term more preferable as compared to long term. अब इसमें उन्होंने ट्रेड ऑफ बेसिकली क्या होता है कि यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट विच इज एक्सेप्टेबल इन बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। चूंकि ना आप एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म में जा सकते हो, ना आप एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म में जा सकते हो। यू हैव टू फाइंड द प्लेस विच इज suitable to your organization. So this tendency is called trade off. ठीक है, और उसमें क्या होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेफर करोगे तो शॉर्ट टर्म को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म को जाओगे तो कुछ लॉन्ग टर्म आपको सेक्रीफाइस करना होगा। बहरहाल वो पॉइंट जो आपकी कंपनी के लिए बेस्ट हो उसको आप ऑप्ट करोगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिकॉज टू गेन समथिंग यू हैव टू लूज समथिंग। So that's what, if you are focusing on R&D expenditure needed for the company development, ये तो long term है, लेकिन cut it back to increase short term profits, ठीक है। और R&D में जो कमी करोगे ताकि आपके R&D में खर्चे कम हो और इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करो, वो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। इसी तरह एडवर्टाइजिंग टू मेंटेन मार्केट शेयर, वो लॉन्ग टर्म है, जबकि सेक्रीफाइस दिस स्पेंड टू प्रिजर्व लिक्विडिटी, और आप अपनी एडवर्टाइजिंग पे कम पैसा करते हुए कुछ पैसा आप अपनी लिक्विडिटी को प्रिजर्व करने के लिए रख रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म है। चूँकि जो लिक्विडिटी को रखना फॉर द पर्पस ऑफ योर ग्रॉस करंट एसेट्स एंड टू पे योर लाइबिलिटीज, तो नेचुरली शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो इसका मतलब योर फोकस इज ऑन शॉर्ट टर्म। इफ यू आर पुटिंग योर huge investment on advertising to maintain market share, so then this would be called the to long-term sort of things. Clear है जी? जी सर। ठीक है। So अब इसके साथ हम we are supposed to see this कि जी हमें बैलेंसिंग करनी होगी, देखना होगा। ये लगाने वाला ठीक है जी। अब रिमेंबर कि दैट हमारे पास हम आगे आफ्टर गोल, और इसके बाद वी हैव बीन मूव टुवर्ड्स द CSF। मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टू अंडरस्टैंड, और देयर माइट बी फ्यू क्वेश्चंस वुड बी over this issue,
रादर बल्कि दो लफ्ज देखें अभी, KPIs और CSF. So you must have to get the core understanding of these terms like. Now, in fact, the critical success factors are elements of an organization activity which are central to its future success. जैसा कि लफ्ज से जाहिर है कि क्रिटिकल, इसका मतलब है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो आपकी सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये आपने ना किया तो आप वो कामयाबी नहीं ले सकोगे. नाउ once an organization has identified its CSF, it then needs to develop performance standards, key performance indicators to measure whether or not it is achieving those CSF. तो कीप इन माइंड, मेरा ख्याल है इसका एक आप डिफरेंस ये बना सकते हो कि जो CSF होते हैं ये क्वालिटेटिव सेंस में होते हैं और KPI आपके वो क्वांटिटेटिव सेंस में वो टारगेट्स होंगे जो आप उसमें रखते हो कि जो मेजरेबल होगा कि ये अगर अचीव हो जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि वी गॉट दिस वन. लिंकेज बिटवीन मिशन, CSF एंड KPI. मिशन क्या है कि मिशन एक्सप्रेस फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. अब CSF हम कहाँ से डिराइव करेंगे? दैट इज नेचुरली मिशन से. तो बिल्डिंग ब्लॉक्स which enable an organization to implement its mission and to achieve success. ठीक है. और KPI क्या है? परफॉर्मेंस मेजर है which indicates whether or not the CSF are being achieved. ठीक है. मसलन आप यूं समझें कि जैसे ICMAP is believing कि जी हमारे दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक एकेडमिक्स, दूसरी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच और अप्लाइड नॉलेज, और तीसरा आपका फिर वो लाइक एग्जामिनेशंस कह लें. अब आपके KPI कितने, सॉरी आई मीन CSF कितने बने? 3. क्या आप समझते हैं कि अगर हमने मार्केट में कोई चीज़ को अचीव करना है तो हमें अपनी एकेडमिक्स प्लस हमें आपकी प्रैक्टिकल जो एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसके ऊपर या इंटर्नशिप प्रोग्राम कह लें, आर्टिकलशिप कह लें, और तीसरी बात एग्जामिनेशन है. अब सवाल है कि एकेडमिक्स ये तो आपका CSF बन गया, लेकिन अब उसको हम कैसे पता चलेगा कि हमने उसको अचीव किया या नहीं? तो माय डियर, फिर आप उसमें से KPI सेट करते हो. अब KPI में फर्ज करें ये आपका KPI है कि जी आप उसके लिए आप क्लासेस जो कंडक्ट होनी है वो किस लैंग्वेज में करनी है? इंग्लिश में करोगे? किस फॉर्म में? टीचर के लेक्चर्स का स्टैंडर्ड आप सेट करोगे, टाइमिंग, ड्यूरेशन, वर्किंग, ये है आपका. ठीक है. कोर्स आउटलाइन, चूँकि अगर कोर्स आउटलाइन आपने अच्छी नहीं डिज़ाइन की तो नेचुरली उससे क्या होगा कि आपकी अगर एकेडमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा. ठीक है. अब कोर्स डिज़ाइनिंग, टीचर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इवन उसमें आपको बताना होगा कि टीचर्स का बिहेवियर इन द क्लासेस कैसा होगा, स्टूडेंट को इन्वॉल्व कैसे किया जाएगा. फिर टेस्ट आप जो इंटरनल एग्जाम्स हैं वो कितने आप लेंगे, उसका क्राइटेरिया सेट करेंगे. ये आपके KPIs हैं. तो आई एम श्योर वंस यू अचीव योर KPI तो उससे CSF, और CSF अचीव होते हैं तो आपके मिशन. ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स माय डियर. ठीक है. तो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें. ठीक है. KPI अचीव होंगे तो CSF, CSF होंगे तो मिशन. तो आई थिंक दिस इज द रेलेवेंस ऑफ योर स्टडी. नाउ एट द मोमेंट आई एम इनवाइटिंग कि दिस इज द लिंकेज वी हैव स्टडीड बिटवीन मिशन, CSF एंड KPI. और एनी क्वेश्चन सो फार रिगार्डिंग दिस स्लाइड प्लीज? जी प्लीज. जी सजाद, कोई सवाल? जी मैंने सर असल में थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं एंड पे थोड़ा मैं रिकॉर्डिंग में सुनूंगा इसके. चलें. वकास आप बताओ, फहद, अजीम आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे?
अजीम जरा सर ये माइक पे जी। सर ये कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं ये CSF में ही आएंगी ना? देखो 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 मेरी बात सुनो। बात ये हम ये CSF वो आपके एरियाज हैं जिनकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगी, बस मतलब वो एरिया बताना होंगे। जिस तरह आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो लेट्स से आई मीन प्रोडक्ट उसकी डिजाइनिंग है, क्वालिटी है, लेकिन आप डिजाइनिंग की बात करोगे तो डिजाइनिंग को फिर KPI उसके सेट करोगे ना भी क्या कि उसका डिजाइन इस तरह हमारी उसकी सर अगर मैयर भी। सर्विसेज हो, जी जी सर्विसेज जी हो जी अगर सर, तो एम्प्लॉयज का जो होगा बिहेवियर वगैरह। जी मतलब सर्विसेज हैं तो उसमें आपने सेल जनरेट करनी है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि पर वीक पर मंथ कितनी सेल होगी, तो आप और उसमें कस्टमर वो तो रिटेंशन सर, इस लेवल पे होगी तो वो तो ये KPI आपके बन जाएगा। स्टैंडर्ड, ये KPI बनेंगे। दैट्स वाई मैंने ठीक है, जनरली आपको बताया कि जी आपका जो CSF वो क्वालिटेटिव सेंस में है और ठीक है। इस और जो KPI है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। और आप CSF को बराह रास्त मैयर नहीं करोगे बल्कि KPI अगर आपके मैयर होके इंडिकेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने CSF अचीव कर लिया। और CSF अगर अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर अचीविंग योर मिशन। लिहाजा बराह रास्त मिशन मैयर नहीं होता, CSF जी सर। मैयर नहीं होता, वी मैयर KPI। इस लेडर को माय डियर आप बनाने की कोशिश करें, ये आपको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन देगा ये चीज। ओके सर। अजीम आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर सुन रहा हूँ। ये आपको ये मैंने स्लाइड्स, ये बहुत ही अच्छी स्लाइड्स हैं, ये आपके उस E3 की स्ट्रेटेजिक की बहुत ये बनी मतलब है। इसको आप लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखिएगा और इसको गौर से पढ़िएगा, ठीक है? जी सर मैं यही देख रहा था, माशाल्लाह अच्छी है, इसको शेयर कर दें, शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं कर चुका हूँ शेयर। शेयर क्यों नहीं है ग्रुप में? ये शेयर किए हैं, मैं थैंक यू देख सर, लीजिएगा, थैंक यू। इसको मैं शेयर कर चुका हूँ। कल ही की थी। चूंकि वी बिलीव ऑन open information system, my dear, I never block any information to my students, थैंक यू सर। or I always remain very open heart, and my basic aim is to satisfy the students थैंक यू। or to convince to student that I can. Now please, stakeholder management, those persons and organization that have a legitimate interest in the strategy of the organization, they are called stakeholders. अब यहाँ लफ्ज लेजिटिमेट इंटरेस्ट की बात की है। सजाद, ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट क्या होता है? लेजिटिमेट, लेजिटिमेट सर ये इलेजिटिमेट ये कर सकते हैं, यानी कि लेजिटिमेट की जो ओपोनेंट होगा वो ये होगा कि जो नहीं, हमारे मैंने तो ऑपोजिट पूछा ही नहीं ना, मैं तो लेजिटिमेट पूछ सर रहा हूँ। लेजिटिमेट तो यही कह सकते हैं जो पब्लिक को होता है, कस्टमर वगैरह को इंटरेस्ट। नहीं 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 नहीं, नो नो उसको नो नो नो, एक्सप्लेन करने के लिए अजीम सर मैं उसका प्लीज। उल्ट बताने लगा था। नहीं लेकिन देखिए, बात यह है कि लेजिटिमेट ये कह आप सकते अगर हैं मैं कि पूछूं जो एसेट क्या इलीगल ना होते हैं हो। तो आप कहें जी एसेट का उलट लाइबिलिटी होती है, तो मजा तो ना आया। क्योंकि मैंने तो लाइबिलिटी नहीं पूछी ना, मैंने तो पूछा है कि व्हाट इज एसेट्स। अजीम, जी फहद आप कुछ बात करना चाहेंगे? जी जी प्लीज, फहद, अजीम, वकास। सर इसमें यह है कि जो मतलब उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट, किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटीज हैं कि उनको किसी ना किसी तरीके से वो उनको पे करे किसी भी सेंस में। लाइक मैनेजर है तो उनको सैलरी, शेयर देखो होल्डर तो उनकी देखो वेल्थ। अजीम, मैंने सिंपल पूछा है कि लेजिटिमेट इंटरेस्ट किसको कहते हैं।
जी फहद आप बोलिएगा प्लीज। सर बाय लॉ वो अटैच है किसी भी तरीके से। दिस इज व्हाट, अब आप आपका ये लेजिटिमेट राइट बन गया कि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ICMAP और यू हैव द लीगल राइट। सर तो फिर कस्टमर तो लीगली बाउंड नहीं ना होते, वो तो फिर हाँ लेकिन वो कस्टमर जब आपसे कोई चीज खरीद लेता है ना, जो आपने प्रॉमिस किया है, तो अब उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने उसको सप्लाई करना था, अब लीगल बाउंड हो गए आप। तो नहीं सर, बाद कंपटीटर नहीं होंगे इसमें जो फिर सर। डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, अगर वो ना हो तो कस्टमर अपने राइट्स के मुताबिक केस कर सकता है कि चीज इसके अंदर नहीं है जबकि इसकी पैकिंग पे लिखी हुई है। यही तो मैं सजाद को कहना सर चाह रहा हूँ ना कि देखो सर जो कि कंपटीटर है या सोसाइटी है फिर वो नहीं होगी लेजिटिमेट। हाँ देखो देखो वो एक माय डियर, वो एक ब्रॉडर आज की डेफिनेशन में वो आप के आप जैसे हम पाक अरब के इस तरीके से स्टेक होल्डर बन गए कि यहाँ पे या एक इंडस्ट्री है, वहाँ उसके धुएं से सोसाइटी के लोग मुतासर हो रहे हैं और उनके फेफड़ों पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट्स वाई वो कोर्ट में चले जाते हैं। सर आपने पढ़ाया था एक दफा वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल, तो मेरे ख्याल से सजाद उस हवाले से पूछ रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं तो नहीं जो नहीं नहीं, चार सजाद इस हवाले से नहीं पूछ रहे, सुनिए सुनिए। वो ये है कि असल में आपने लेजिटिमेट का मतलब है कि जो अथॉरिटी बेस्ड और लीगल सेंस में अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी कोई ऑब्लिगेशंस आ गई हैं तो वो आपका राइट है उसमें, ये वो स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है। ये स्पेसिफिक सेंस में कोई भी लॉ जो आज आज आपको लॉ कहता है कि जी आप मतलब फॉर एग्जांपल कि आप एक दरख्त को नहीं काट सकते। अब नेचुरली आप मतलब है कि जी अगर काटोगे तो वो आप आपको गवर्नमेंट पूछ सकती है, कोई दूसरा बंदा आपसे वो कह सकता है, वो डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस वन। एक जमाना था उस वक्त लोग नहीं पूछते थे, अब लॉ बन गया। तो लिहाजा ये लेजिटिमेट इंटरेस्ट होता है कि जिस जगह पे आप हैं उस पोजीशन में आप कुछ कर सकते हैं, वो राइट है। तो दैट्स व्हाट एज ए सप्लायर, सप्लायर ने चीज प्रोवाइड की है, उसकी लेजिटिमेसी आ गई। कस्टमर ने चीज खरीदी है, उसकी लेजिटिमेसी आ गई। ठीक है, मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरी मेरी लेजिटिमेट इंटरेस्ट आ गया ना कि बिकॉज ICMAP ने मुझे पे करना है, मैं सर्विसेज देता हूं। अब मैं अगर टाइम पे आके क्लास ना पढ़ाऊं तो रेपो ऑफ द ICMAP वुड बी डैमेज्ड। तो वो मुझे पूछ सकते हैं कि व्हाई यू हैव डन दिस वन। सेम इन द केस इन रेसिप्रोकेट दैट ICMAP हैव टू पे मी प्रॉपरली। So this is the legitimacy interest. So in terms of supplier, customer, employees, ये मेन वो पार्टीज हैं। अब जैसे टैक्स आप पे नहीं करते तो वो आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है वो बेसिकली कौन है, वो स्टेक होल्डर्स हैं कि जी आप टैक्स कम पे कर रहे हैं। गॉट इट? तो सर ये लेजिटिमेसी। सोसाइटी भी हाँ हाँ लेजिटिमेट है ना, क्योंकि जिस तरह वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वाटर अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है तो पानी जी गंदा जी जा रहा है, जी इस जी लिहाज जी से बिल्कुल सोसाइटी भी लेजिटिमेट है। सोसाइटी भी आजकल सब कुछ इसी वजह से सब कुछ शामिल हो जाता है। तो इनमें चीजें कौन सी हैं? कॉम्पिटिटर करियर। है क्या सर? जी जी। अब आप देखिए कि इनमें स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, बैंकर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, यूनियंस और उनके पॉसिबल इंटरेस्ट क्या हैं। मैनेजर्स एम्प्लॉइज के सैलरीज हैं, करियर है, प्रमोशन, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सेटिस्फैक्शन। शेयर होल्डर के क्या हैं? शेयर होल्डर वेल्थ, कैपिटल ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डिविडेंड्स। बैंकर्स की क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन्स, सिक्योरिटी ऑफ लोन्स। सप्लायर्स के क्या हैं? प्रॉफिटेबल सेल्स, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कस्टमर्स के वैल्यू फॉर मनी, so product services as ordered, quality of service, competitive prices. So government, job, taxes, impact on local economy, community, national competitiveness. So pressure groups में pollution, human rights, environmental, green issues और then union में members rights वगैरह। तो ये my dear that is creating a some sort of लेजिटिमेसी। अच्छा आप देखिए बात यह है, जो लेजिटिमेसी मैं कहना चाह रहा था,
देखो एक यूनियन है वो एम्प्लॉय पीआईए का है और वो मुकदमा कर रहा हो यूनिलीवर के ऊपर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब यूनिलीवर पे मुकदमा नहीं कर सकता, वो पीआईए पे कर सकता है। पीआईए पे मुकदमा करना उसका कौन सा राइट है, लेजिटिमेट, और चूंकि वो एम्प्लॉय ऑफ द पीआईए, ये है लेजिटिमेसी। गॉट इट? ओके सर। तो माय डियर, अब मेरा ख्याल है आज हमने यहाँ तक देखा है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, और पेज सर ये आपकी जो स्लाइड्स है ना, ये वो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ जी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, आप देखिएगा, अब यू विल बिकम अ बिग गन्स ऑफ पाकिस्तान एंड देन अल्टीमेटली ग्लोबली, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये और फिर चैप्टर पढ़ के एक दफा इसको पढ़े तो बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये स्लाइड्स, ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छी ये है। बहुत ही अच्छी, ये कंडेंस और ये इसेंस है पूरी उस बुक का। राइट सर। ये पूरी बुक का इसेंस है बेसिकली। जी सर। और इसको कोशिश करें कि आप लोग, बल्कि जो रेस्ट ऑफ अदर स्टूडेंट्स है वो ज्वाइन करें इनको, और आप लोग आपस में कोई कनेक्टेड भी हैं लोगों के साथ कि नहीं? जी सर, मैं और वकास तो हैं आपस में। तो रिवीजन क्या हमने प्रॉब्लम स्टार्ट है, वो करना लोग बहुत कम क्यों कर रहे हैं? आपके टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते? सर, ये तो अब बाकी हर एक की अपनी एक ओपिनियन होगी, अपना एक टाइम स्केड्यूल होगा। पढ़ाते तो आप ठीक है माशाल्लाह, अब ये हर एक का अपना टाइम स्केड्यूल है। कोई मतलब ऑनलाइन क्लासेस को लोग ज्यादातर सीरियस नहीं लेते। वो पहले जो हमारी फिजिकल क्लास होती थी उसमें अटेंडेंस इंश्योर करना लाजमी होता था, ये भी एक सर वजह है। नहीं, तो मेरी क्या बात है कि अगर एक अच्छा टीचर है तो उनकी क्लासेस में आना तो चाहिए ना। बिल्कुल सर, आना चाहिए। सर अटेंडेंस का इशू है इसमें, अटेंडेंस इतनी कंपलसरी नहीं है शायद, नहीं इसी नहीं, वजह से। वो ठीक है, ठीक है। देखें, बात सजात ये है, मेरा ख्याल बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं वो बच्चे खुद पढ़ेंगे वो नहीं कर सकेंगे। आप मुझे बताएं कि जो आज आपने बात क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन टर्म्स ऑफ सीएसएफ और केपीआई पढ़ी है, वो जिन्होंने लेक्चर नहीं अटेंड किया वो उसे उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सर रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं ना सर, ज्यादा रिकॉर्डिंग तो लाजमी सुन लेते होंगे। अच्छा, चलिए, ओके। सर मैंने तो साथ साथ कवर किया था सारा, जब आपने जैसे जैसे नहीं, चैप्टर पढ़ाया ना। यू आर ए वंडरफुल पर्सन भाई। लेकिन अब मैं सारा भूल गया हूँ सर। अब आप रिवाइज करवा रहे, तो मुझे याद है मैंने रिवीजन शुरू करनी है। नहीं, लेकिन इसका एक बेनिफिट यही होता है ना कि आपने जब पढ़ा होता है चीजों को दोबारा देख के, तो वो चीजें रिकॉल होना शुरू हो जाती है, इजी हो जाता है ना उसमें। हाँ जी, ये है। लेकिन अभी सारा चलिए, मिक्स ओके। हो गया, अभी सारा ओके चैप्टर सर, वाइज थैंक यू। रिवाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सर। बहरहाल आप लोग जो है ना 4 5 6 8 10 15 जो लोग हैं, बहरहाल अजीम है, आजकल उसामा हैं, सजाद हैं, ये लोग हैं जो रेगुलर मेरे प्लेटफॉर्म पे हैं। लिहाजा आप लोग ज़रा रेगुलर ही रहें ताकि हम इन चीज़ों को ज़्यादा देखो ना। मेरी बात सुनिए, इंशाल्लाह। अगर मेरे सामने एक अगर बंदा है ना तो मैं शायद अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकूंगा। अगर 8 10 लोग हैं, मैं तो चाहता हूं कि लोग क्वेश्चन करें ताकि मैं जवाब दूं और उसको एक रियल मीनिंग के सेंस में बात पहुंचे। तो दैट्स व्हाई आई थिंक योर पार्टिसिपेशन एंड कीन पार्टिसिपेशन इज हाईली अप्रिशिएटेड। अभी सर मेरी ये बात सुनिए, स्लाइड्स पूरी बुक की है या जस्ट चैप्टर की है? ये जेंटलमैन पूरी बुक की है, पूरी बुक, यू विल एंजॉय। ये ओके, इल्म का थैंक यू सर। खजाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज। अगले वीक अल्लाह हाफिज। मुलाकात होगी मंडे को। ओके सर। थैंक यू, इंशाल्लाह सर। खुदा हाफिज।